नो एटीपी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस के जरिए भी करती हैं मूवमेंट। तो एंडोसाइटोसिस कोई चीज इसके पास आती है, लेट्स सपोज ये सेल है तो एंड ये आया वैक्यूल इसको पास आया, ठीक है, तो मेम्ब्रेन यहां से इनफोल्डिंग हुई है, उसकी इनफोल्डिंग जब हुई है तो वो अंदर की तरफ चला गया, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल सॉलिड मटेरियल को लेके जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड को लेके जा रहा है तो पाइनोसाइटोसिस। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स को भी करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन की सूरत में रहे। अब हम अपना तीसरा आर्टिकल देखने जा रहे हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल। उसको जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एब्सेंट है एनिमल और ह्यूमन दोनों के सेल्स में। ये क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो the outermost boundary in most plant as well as fungal and bacterial cells सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है और ये सेक्रीट होती है बाय प्रोटोप्लाज्म। इसके जरिए ये सेक्रीशन जो है वो इसकी होती है। सेल वॉल बेसिकली 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल। ये 3 के ऊपर इसकी कंपोजिशन जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये 2 सेल ड्रॉ करता हूं। तो ये एक सेल 1 है, ये सेल 2 है। ये 1 है, ये 2 है, ये सेल है, ये उसकी आउटर मोस्ट वॉल है जिसका नाम है प्राइमरी वॉल, और ये इनर मोस्ट वॉल है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। और ये जो आपको इधर आपको नजर आ रही है बिटवीन द 2 प्राइमरी वॉल्स, इसे कहते हैं मिडल लैमेला। तो हम इनकी बात करने जा रहे हैं बेसिकली। तो बेटे जो प्राइमरी वॉल है ये सेलोस हेमिसेलोस से मिलकर बनी होती है और ये क्रॉस क्रिस क्रॉस, ये जो प्राइमरी वॉल है सॉरी ये सेकेंडरी हो गई, ये वाली इस तरीके से इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस। और इस तरीके का जो होता है ये एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल जो है वो होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसको हम आउटर मोस्ट वॉल भी कहते हैं और ट्रू वॉल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम? ट्रू वॉल भी इसी का सेकंड नेम है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल, ये इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी के अंदर बनती है, ये ज्यादा कम मजबूत होती है। ये साल्ट, सिलिका, वैक्सिस, क्यूटन, लिग्नन से मिलकर बनी होती है। सॉल्ट, सिलिका, लिग्नन और पेक्टन, इनसे मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। सॉरी पेक्टन ही होगा बेटे, क्यूटन होगा, क्यूटन, पेक्टन ही क्यूटन। जो मिडल लैमेला है ये बिटवीन द 2 प्राइमरी वॉल्स बनती है, ठीक है। और बेटे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना
उसके अंदर सेलुलोज जो है वो नहीं होती, बल्कि वहां उनके अंदर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। और फंगल वॉल के अंदर क्या होती है, काइटिन। तो सेल वॉल का काम क्या है, ये डेफिनेट शेप देता है, शक्ति देता है, रिजिडिटी, और ये एक्ट नहीं करता, ये बिल्कुल एक्ट नहीं करती एज अ बैरियर, जबकि बैरियर कौन एक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन। इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। बच्चे, द लिविंग कंटेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है जो लिविंग कंटेंट हैं एक सेल के, वो क्या क्या होते हैं, उसका न्यूक्लियस है और उसका साइटोप्लाज्म। क्या क्या होंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो एवरीथिंग विद इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये एक थिक सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसके एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन होता है। किसके बाद, किस तरह, एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। ये एक थिक जो है वो सॉल्यूशन है, ये बात मैंने आपके सामने लिखी है। अगर हम इसकी बात करें कंपोजिशन की, तो ये 2 से 3 तरह के सॉल्यूशंस पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहला है साइटोसोल, ये सोलबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोसोल ये क्या है, सोलुबल पार्ट है सेल का। बेटे इसके अंदर जो है ना, ये इसकी केमिकली कंपोजिशन अगर मैं करूं तो ये 90% वाटर है। कितने परसेंट वाटर है, 90% जो है ये वाटर पे मुश्तमिल है। इसके अंदर 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक में स्मॉल और एक में लार्ज। जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। नाम लिख भी देता हूं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। आगे कोलाइडल 2 तरह का है। क्या है, कोलाइडल आगे 2 तरह का है। एक उसके पार्ट को बोलते हैं हम सोल और एक को बोलते हैं जेल। सोल और एक को बोलते हैं हम जेल। जो सोल है वो विस्कस होता है, ठीक है, नहीं नॉन विस्कस होता है, जबकि जो जेल है वो विस्कस होता है और ये बिल्कुल जेल की तरह होता है। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर हाउस है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का। इसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वो होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सारी ऑर्गेनाइज्म मौजूद होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है याद रखना 2 ऑर्गेनाइज्म जो हैं वो सेल के अंदर फ्री फ्लोट करती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में, और एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे इसी के साथ और जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, जो मूवमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं साइक्लोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल खत्म होता है। हम अब अगले आर्टिकल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अगला आर्टिकल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने इसको देखा तो हमें पता लगा कि ये एक्सटेंड है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किधर से,
एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां से ये जो इंटरकनेक्टेड है जो चैनल है, ये आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का चैनल नजर आ रहा है। इसको एज अ होल देखो, ये कंटिन्यूअस है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आगे की तरफ, ये कंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, E.R, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल भी हो जाती है, ट्यूबुलर भी हो जाती है, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। मैं ब्लैक में जरा ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरीके से। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है सिस्टर्नी। क्या नाम है? सिस्टर्नी। ये न्यूक्लियर मटेरियल को इसके मटेरियल से, एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के मटेरियल से सेपरेट रखता है। ये दो तरह के होते हैं। ये देखो एक रफ सी ऊपर डायग्राम है, इसको ये राइबोसोम्स की, ये इनको बोलते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको स्मूथ सी नीचे नजर आ रही है, इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता लगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ अपीयरेंस क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और स्मूथ क्यों है? क्योंकि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सेंसिस के अंदर इसका रोल होता है। ठीक है, आफ्टर सेंसिस ऑफ द प्रोटीन, या तो ये अपने अंदर साइटोप्लाज्म में उसको स्टोर कर लेती है, या उसको सेल के अंदर भेज देती है, एक्सपोर्ट कर देती है इन चैनल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सेंसिस का काम इस जगह का है। ठीक है, ये जगह जो है वो प्रोटीन सेंसिस करती है, या उसको साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लेती है, या उसको एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, जो ड्रग्स हैं, ये उनको कन्वर्ट कर देती है लेस हार्मफुल में। तो इस अमल को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अगला है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। ट्रांसमिशन भी इसका ही रोल है, और ट्रांसपोर्ट भी ये SER का काम है। ठीक है, तो SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, शेप भी देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल भी खत्म होता है। अब हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज राइबोसोम्स। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को देखने जा रहे हैं, दैट इज राइबोसोम्स। बेटे, जैसे ही आपके ज़हन में राइबोसोम का नाम आए तो ये टाइनी ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? टाइनी ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये मौजूद होती हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने अप्लाइड, उसका नाम था 1955 के अंदर उसने दरियाफ्त किया। उसने कहा कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो इक्वल अमाउंट ऑफ उसके अंदर RNA भी है और प्रोटीन भी है। तो इस वजह से राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? राइबो
न्यूक्लो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। अगली बात, उसके बाद राइबोसोम जो हैं ये दो तरह से मौजूद होते हैं, या तो ये फ्रीली तौर पर डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े होते हैं। फ्रीली या अटैच टू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अच्छा बच्चे याद रखना कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ना, इसकी कंपोजिशन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये 2 यूनिट पे मुश्तमिल होता है। इसके 2 यूनिट्स मिलकर राइबोसोम्स को बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और एक को हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। ये 60S है और ये 40S है, ये टोटल मिलकर बनते हैं 80S। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर ये तो बनना चाहिए 90, बल्कि 90 भी नहीं बल्कि ये तो 100 बनना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं कि ये टोटल मिलकर जो है वो 80S है? बेटे ये लेट्स सपोज बड़ा है, ये छोटा है, ये 60 है, ये 40 है। जो ये 20 है ना, 20 का हिस्सा जो रह जाता है ये 20S, ये इधर ओवरलैप होता है ऊपर की तरफ, और इनको जो आपस में जोड़े रखता है वो होता है मैग्नीशियम आयन। क्या होता है? मैग्नीशियम आयन। ये जो S है ना, ये स्वेटब्रिग यूनिट है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बच्चे एक आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी है और उसने उसको प्रूफ नहीं किया, कहता है प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो होता है 70S। तो बच्चे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट पे भी ये मुश्तमिल है। लार्ज सब यूनिट इसका जो है वो होता है 50S और स्मॉल जो होता है वो 30S होता है। तो ये टोटल मिलकर बनाते हैं 70S, ठीक है। तो ये इसका है। अब बेटे लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीसोम्स। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA है, इसके ऊपर बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब अटैच हो तो इसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स। क्या नाम देते हैं इसको? पॉलीसोम। तो बेटे राइबोसोम का आपको काम पता है, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये प्रोटीन सेंसिस करते हैं, राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन बनती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि राइबोसोम्स की न्यू राइबोसोम्स की जगह कौन सी है, तो न्यूक्लियस में एक हिस्सा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो साइट ऑफ राइबोसोम क्या है? न्यूक्लियोलस। और साइट ऑफ प्रोटीन सेंसिस क्या है? वो है राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज गोल्जी अपरेटस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। ये डिस्कवर किया था इसको 1898 में कमेलो गोल्जी ने। उसने कहा था कि ये स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बॉन्ड है। मतलब क्या इसका, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कहता है ढेर की तरह है, स्टैग है इस तरीके से। ये स्टैक्स हैं, ढेर हैं। देखो ये फ्लैटेड हैं, स्टैक्स हैं, फ्लैटेड हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक कहता है कि दीज सिस्टर्नीज टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनके ऊपर SER से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो जो सिस्टर्नी है इनके ऊपर आके ऐसे बाइंड करती हैं।
तो जिसकी वजह से कह देते हैं कि इनके ऊपर भी सिस्टर्नीज जो हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो एज अ होल ये सिस्टर्नी, क्या ये सिस्टर्नी, और साथ में ये जो क्या कहते हैं उसको, एसोसिएटेड वेसिकल्स, इनका दूसरा नाम है ना ये एसोसिएटेड वेसिकल्स। एज अ होल इनको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है स्टैक्स का। अब आपके ज़हन में आएगा कि सर आपने सिस्टर्नी पीछे भी नाम लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी और इधर भी लिया है। ये जो सिस्टर्नी है ना, यहाँ इसकी फॉर्मेशन जो है वो फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स, ये उसका अगर इसका है तो ये उसके ऊपर क्या होगी, सिस्टर्नी। ये बहुत सारे वेसिकल्स जब इस गोल्जी अपरेटस के ऊपर आते हैं, इनके ऊपर आ जाते हैं, इनको आके मिलते हैं, तो